नमस्कार, चुनावी खबर अखबार पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, चूंकि चाय की चुस्कियों के साथ हम आपको अखबार की गर्मा गर्म सुर्खियां भी बता रहे हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिहार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष पर बरसते हुए दिखाई दिए। मोदी ने कहा कि विभाजनकारी है विपक्ष की सोच। देखिए, दैनिक जागरण में खबर प्रमुखता से छापी गई है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पांचवें चरण में आईएनडीआईए गठबंधन पूरी तरह से हार गया है और 21वीं सदी का भारत आईएनडीआई गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चुनाव में जनता कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों पर जोरदार हमला करेगी और 4 जून को भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति टुकड़े टुकड़े गैंग पर हमला होगा। तो एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में। बिल्कुल मोनिका, और ये खबर देखिए, दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता दी गई है, जिसमें साफ तौर पर आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर निशाना साधा गया है और कहा है कि अगर इसकी सोच की हम बात करते हैं तो ये विभाजनकारी लगती है। आईएनडीआईए की सोच विभाजनकारी यानी बांटने वाली है और इस गठबंधन को लेकर निशाना साधते हुए हमेशा प्रधानमंत्री मोदी भी दिखते हैं। और ये देखिए किस तरह से वो इस बार भी इसी सोच को उजागर कर रहे हैं, आईएनडीआई गठबंधन की ये सोच। और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आईएनडीआई नेताओं के लिए कहा कि उनकी सोच विभाजनकारी है और ये जब एक साथ होते हैं तो 3 बुराइयां साथ होती है, वो है सांप्रदायिक, घोर जातिवाद और परिवारवाद। तो सीधे तौर पर निशाना साधा है मोनिका यहाँ पर पीएम मोदी ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश बांट सकते हैं लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो साफ तौर पर ये जिक्र किया है किस तरह से परिवार को बढ़ावा देते हैं, जातियों को बढ़ावा देता है और कहीं ना कहीं ये जो सोच है धर्म के आधार पर भी देखें तो विभाजनकारी लगती है। बिल्कुल, देखिए 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरण बाकी हैं। 2 चरण बाकी है और ऐसे में लगातार अगर आप देख रहे हैं तो बयानबाजी जो है वो लगातार और ज्यादा तल्ख होती हुई नजर आ रही है। और जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे पर तो चर्चा हुई शुरुआत के 2 चरणों में, लेकिन उसके बाद कि कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, धर्म की राजनीति का मुद्दा, जात पात की बात। तो ये लगातार वो बातें हैं जो हर चुनावों में सामने आती हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में भी हुआ और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं कर रहे हैं। तो मोदी सरकार की नीतियों के विषय में तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हर चुनावी मंच से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति हमेशा देश को बांटने वाली रही है। वो लगातार देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के आधार पर विभाजित कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदुओं में आपस में बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हुए नजर आए। तो ये जो जिक्र हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं जब कल बिहार पहुंचे थे पूर्वी चंपारण और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि आईएनडीआईए के लोगों ने पहले तो बिहार से उद्योग, व्यापार और पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के पश्चिमी साथियों का अपमान करने में जुट गए हैं। पीएम ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब से बाहर निकाल देना चाहिए और आरजेडी वाले यहाँ उनके साथ वोट मांग रहे हैं। तो देखिए इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने मोनिका निशाना साधा है, एकता को लेकर भी कि कितनी एकजुट है इंडी गठबंधन के लोग। ये भी उन्होंने दिखाया है कि पंजाब में जहाँ देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वहीं अगर हम बात करते हैं आरजेडी कैंडिडेट को लेकर तो वो समर्थन करते हुए दिखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। तो सोच कितनी विभाजनकारी है और किसी प्रदेश में आप एकजुट हैं वहीं दूसरे प्रदेश में आप एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। या फिर यूं कहें कि किसी किसी प्रदेश में तो ऐसा हो रहा है कि प्रदेश में आप गठबंधन में हैं, यानी कि अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर गठबंधन है आरजेडी का और कांग्रेस पार्टी का, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं एकजुटता नजर नहीं आ रही, क्योंकि आरजेडी के विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। 5वें चरण के दौरान हमने आपको बयान भी दिखाया था। और देखिए उसके अलावा पप्पू यादव का भी हमने देखा, उन्होंने विला जो है पार्टी में किया, कांग्रेस पार्टी में किया, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं पार्टी में उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली, उन्हें पसंद की सीट नहीं मिली। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और आप सांसद स्वाति मालीवाल से उपराज्यपाल ने पूरी बात की है और पूरी घटना को उन्होंने शर्मनाक बताया है। आपने यहाँ पर पलटवार किया है। नवभारत टाइम्स में इस खबर को प्रमुखता दी गई है, पेज नंबर 5 पर यह खबर है। स्वाति का दर्द सुन एलजी बोले केजरीवाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल से जिस तरह से मारपीट मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान पर
अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार भी कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि उपराज्यपाल की चिट्ठी से साबित हुआ है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। साथ ही कहा कि चुनाव में बीजेपी रोज नई साजिश लेकर आ रही है और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में बयान जारी कर दुख जताया है और सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। तो स्वाति के मामले में सीएम की चुप्पी पर एलजी ने सवाल उठाए हैं। तो दिल्ली की सियासत में एलजी वर्सेस सीएम की कहानियां तो हम देख ही रहे हैं लगातार। मामला कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर मामला बहुत बड़ा है। सीएम आवास पर बदसलूकी का मामला है और जिस पर एलजी की प्रतिक्रिया आई है। पहली दफा ये प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने बदसलूकी का आरोप लगाया था सीएम आवास पर, और इस पर प्रतिक्रिया दी है वीके सक्सेना ने और उन्होंने सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर और साथ ही साथ देखिए आश्वासन भी दिया है कि मामला ठोस नतीजे तक पहुंचेगा। तो ये जो प्रतिक्रिया है ये एलजी की तरफ से आई है। एलजी ने कहा कि हम इस तरह की खबरों से बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ ये तब हुआ है जब वो मुख्यमंत्री से मिलने अकेले उनके आवास पर गई थी। स्वाति मालीवाल के बारे में जो कुछ हुआ उस पर उन्हें दुख उन्होंने जाहिर किया। एलजी ने कहा कि स्वाति ने बेहद दुखी मन से उन्हें फ़ोन करके अपने दर्दनाक अनुभव को उनके साथ साझा किया। साथ ही अपने लोगों द्वारा उन्हें दी गई धमकी और अपमान के बारे में भी विस्तार से बताया। स्वाति ने सबूतों से छेड़छाड़ और अपने खिलाफ जबरदस्ती किए जाने पर एलजी के समक्ष चिंता भी जाहिर की है। और देखिए एलजी ने कहा है कि मालीवाल का जो रुख है मेरे और मेरे ऑफिस के प्रति काफ़ी मुखर, द्वेषपूर्ण, पक्षपातपूर्ण रहा है पहले, लेकिन देखिए मेरी वो अनुचित आलोचना भी करती रही है। लेकिन अब उनके साथ जिस तरह से शारीरिक हिंसा हुई है, उत्पीड़न हुआ है, तो कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं इसकी निंदा करूंगा। ये एलजी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, पहली प्रतिक्रिया। और देखिए यहाँ पर गीतू मेंशन भी उन्होंने किया है कि स्वाति मालीवाल का जो रवैया रहा था पहले मेरे खिलाफ, उन्होंने हमेशा एलजी को लेकर टिप्पणियां की हैं जी, हमेशा हमारी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन वो सारी बातें एक तरफ है और एक महिला के सम्मान के साथ अगर उसके अस्मत के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो उस पर सही तरह से ऐतराज जताना। और ये देखिए दैनिक जागरण में इस खबर को भी जगह दी गई है। स्वाति का दर्द सुन एलजी बोले केजरीवाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दैनिक जागरण में भी इस खबर को फ्रंट पेज पर ही छापा गया है। तो देखिए इसके साथ मैं आपको रिएक्शन में दिखाना चाहूंगी। तो ये एलजी ने कहा था और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो ये खबर है और यहाँ पर एलजी अब जिस तरह से स्वाति का दर्द सुन रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर रिएक्शन तो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घिरती हुई दिख रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी साफ तौर पर कह रही है कि एलजी के बयान से साफ है कि स्वाति बीजेपी का काम कर रही हैं। और ये देखिए शायद ये बचने का तरीका है। चुनावी मौसम है मोनिका, और ऐसे में हर पार्टी की कोशिश है कि जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, उसका आरोप दूसरी पार्टी पर लगा दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि मालीवाल के कॉल रिकॉर्ड की जांच दिल्ली पुलिस करे। अगर सही तरीके से जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो सौरभ ने सोशल मीडिया के जरिए एलजी के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण के मामले में क्यों कुछ नहीं हुआ, ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सौरभ ने कहा कि एलजी अपने गिरेबा में झांके और कहा है कि दिल्ली पुलिस तो आपके अधीन है, बताइए ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, आप उस पूरे प्रकरण पर चुप क्यों रहे, आप उन महिला पहलवानों से मिलने क्यों नहीं गए, तब आपको दिल्ली और भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता नहीं हुई। आपके अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने आधी रात को उन बेटियों को बेरहमी से पीटा, उसी रात स्वाति मालीवाल को भी पुलिस ने सड़क पर घसीटा था, बताइए उस मामले पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए हैं। जब एलजी ने प्रतिक्रिया दी कि महिला के साथ गलत हुआ है तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि महिलाओं तो और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ गलत हुआ है, लेकिन उस मामले पर आपने टिप्पणी नहीं की। यानी यहाँ पर जस्टिफिकेशन हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्योंकि वो ब्रजभूषण जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, ऐसे में आपने उनकी बात को सिरे से जो है अवॉइड कर दिया। और अब चूंकि मामला आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, इसीलिए लगातार आप इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर भी बता देते हैं किस खबर को प्रमुखता दी गई है। ओडिशा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। कहा नवीन पटनायक को उम्र के कारण ले लेना चाहिए संन्यास। द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि 77 वर्ष के हैं, उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण सेवानिवृत्त उन्हें हो जाना चाहिए। जबकि उन्होंने वादा किया कि बीजेपी एक युवा उड़िया भाषी को भूमिपुत्र बनाएगी। तो हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है और उम्र का तकाजा यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और अमित शाह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि उम्र को लेकर बीजेपी भी कई बार सवालों के घेरे में आ जाती है, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि अब 77 वर्ष के हैं, बढ़ती उम्र को लेकर ये बात कही जा रही है। तो देखिए, नवीन शुड रिटायर ड्यू टू हिज ओल्ड एज, सईद शाह। ये खबर छपी है द हिंदू में, जिसमें कहा गया है कि अमित शाह ने कहा कि नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो कि 77 साल के हैं, उन्हें अपनी उम्र के पड़ाव को देखते हुए रिटायर हो जाना चाहिए। और देखिए, ये कहा है कि बीजेपी जो है एक यंग उड़िया बोलने वाले शख्स को मुख्यमंत्री बनाएगी अगर सत्ता में आ जाती है तो ये उम्र की बात जो है, लेकिन इससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कही गई थी, और अब जो है यही बात जो है नवीन पटनायक के लिए कही जा रही है। तो और मोनिका, आपको उम्र याद का होगा इससे पहले मामला इस तरह से बढ़ रहा है कि अब ये देखिए, पहले पीएम मोदी को लेकर कहा गया कि उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए, अब पलटवार कर रहे हैं यहाँ पर अमित शाह। एक तरह से ये देखा जाए, क्योंकि चुनावी मौसम में ऐसा ही होता है कि पहले एक वार होता है, उसके बाद दूसरा आरोप लग जाता है दूसरी किसी पार्टी पे। और देखिए, इससे पहले आपको याद होगा अजीत पवार ने भी उम्र के पड़ाव का जिक्र किया था और कहा था कि शरद पवार तो रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अगर शरद पवार रिटायर नहीं होंगे तो हम जैसे लोगों को कब मौका मिलेगा, हमारी भी इतनी कम उम्र नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर मैं उनका ही अपना बेटा होता तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता, शायद शरद पवार अब तक बैक सीट ले चुके होते। तो ये उम्र की जो बातें हैं लगातार सामने आ रही है। और देखिए, ताज़ा मामला जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बिल्कुल, और साफ तौर पर ये देखिए कि अगर उम्र को लेकर निशाना साधा जा रहा है तो क्राइटेरिया भी एक तय होना चाहिए, और वो हर पार्टी के लिए होना चाहिए कि किस उम्र में पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप युवाओं को मौका देंगे तो एक नई सोच के साथ भारत को आगे ले जाने का विजन होता है। हालांकि पीएम मोदी को लेकर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, इंडी गठबंधन लगातार उनकी उम्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो भी 70 प्लस हो चुके हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं 70 वर्ष की आयु के बाद अब ये सोचना चाहिए कि कब वो संन्यास लेंगे और किसी और को मौका देना चाहिए। और देखिए, साथ ही साथ ये भी कहा कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं उनमें 310 सीटें तो ऑलरेडी एनडीए जीत चुका है, और अब बात है सिर्फ 400 का जो आंकड़ा है वो पार करना है, ये भी कहा उन्होंने। और कहा कि देखिए, पिछले 25 सालों में बीजेडी का जो रूल यहाँ पर रहा है, जो सत्ता में रही है बीजेडी, उसने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया है। कहीं ना कहीं उड़ीसा का जो कल्चर है यहाँ पर खो गया है, और ऐसे में एक नई सरकार की ज़रूरत है, एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है यहाँ की जनता को, और जनता इसी के लिए जो है वो वोट करे। ये गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और 4 जून को इंडी गठबंधन को अपने दम पर 300 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। तो दावा कर दिया जीत का। एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि उन्हें 310 सीटें अब तक मिल चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ हो रहा है कि मोदी सरकार जा रही है, INDIA गठबंधन की सरकार बन रही है। सर्वे की फाइंडिंग से साफ है कि 4 जून को INDIA गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो देखिए, 400 का जो टारगेट सेट किया था वो एनडीए ने सेट किया था, और दावा भी किया जा रहा है कि 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वही अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 4 जून को 300 से ज्यादा सीटें INDIA गठबंधन को मिलेंगी। और ये भी कहा कि धीरे धीरे वक्त ये जाहिर कर रहा है कि मोदी सरकार जो है वो अब जा रही है। ये सब कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए दिखाई दे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कि जेल से बाहर है, तिहाड़ जेल से बाहर, अंतरिम जमानत उन्हें मिली है, वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आमजन के बीच पहुंच रहे हैं, और देखिए रैलियों में शामिल हो रहे हैं, जनसभाएं की जा रही है, और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर INDIA को मौका मिलता है तो जनता को बदलाव मिलेगा, जिस बदलाव की उन्हें ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो पुरजोर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वक्त उन्हें मिला है अदालत की तरफ से, उस वक्त को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। 1 जून तक का वक्त उनके पास है, क्योंकि 2 जून को फिर से सरेंडर उन्हें करना है, और देखिए 25 तारीख को चुनाव भी होने हैं दिल्ली में। तो ऐसे में पुरजोर कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार की जा रही है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अपनी बात को पहुंचाए। तो आम आदमी पार्टी जो कि लगातार बैकफुट पर थी, चूंकि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे, अब चूंकि
लगातार वो लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि उन्हें जमानत दी जाए, चूंकि जेल से वो बाहर हैं। ऐसे में लगातार उनसे कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि वो आम जनता को ये बिल्कुल। बताएं कि उनके साथ कितना गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की गई है। और ये दावा सिर्फ यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमित शाह खुद कह रहे हैं कि अब तक जो 5 चरण हुए हैं उसमें 310 सीटें बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं और 4 जून तक ये आंकड़ा 400 तक पहुंच जाएगा। तो सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 चरण बचे हैं मोनिका, और ऐसे में अब देखना होगा कि ये दावे कितने सही साबित होंगे। ये 4 जून को ही फैसला सामने निकल कर आएगा। बिल्कुल, देखिए 4 जून से पहले 2 चरण बाकी है और 2 चरणों के बीच में बहुत सारी जगह चुनाव प्रचार लगातार होना है, और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां, मुझे नहीं लगता कि कोई मौका छोड़ना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आखिरी मौका है उनके पास और इसे लपक लेना है। जितनी भी कोशिशें बची हैं, क्योंकि वो जो टारगेट सेट किया हुआ है, चाहे हम एनडीए की बात कर लें या हम आई इंडिया गठबंधन की बात कर लें, क्योंकि अभी हम आई इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, 300 का उन्होंने टारगेट सेट किया है। तो 300 के टारगेट को किस तरह से पूरा करना है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बताते हैं कि आज और कौन से अखबारों में कौन सी खबर सुर्खियों बनी हुई है। तो बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा। अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया और खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन 273 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है और एनडीए को करारी हार मिलने वाली है। तो खड़गे ने कहा कि लोकसभा के मतदान में पता चल गया है कि आईएनडीआई गठबंधन आगे चल रहा है। मोदी जी तो टारगेट तक भी नहीं पहुंचेंगे। मोदी जी का विजय रथ रोकने में विपक्षी गठबंधन जरूर कामयाब होगा। तो ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि बड़ी लहर है। अमर उजाला में जगह दी गई है फ्रंट पेज पे। तस्वीरें अब देखिए किस तरह से इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारे गठबंधन के पक्ष में बड़ी लहर है, बीजेपी को बहुमत से रोकेंगे। तो बीजेपी को लेकर निशाना साधा है और बहुमत से रोकने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी और गठबंधन बीजेपी को बहुमत से रोकने में कामयाब होंगे, गठबंधन के पक्ष में बड़ी लहर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग बीजेपी और आरएसएस की नफरत और विभाजन वाली विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। खड़गे ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि लोग मान चुके हैं कि ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है और उन्होंने गठबंधन को समर्थन दिया है। इसके साथ ही खड़गे ने बीजेपी पर राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर लोगों को बार बार भड़काने का भी आरोप लगाया। साथ ही खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री के इरादे साफ नहीं है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू मुस्लिम बयानबाजी के साथ रोजाना घृणास्पद भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया है, उनकी सोच को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। तो देखिए, ये देखिए खड़गे की फोटो के साथ फ्रंट पेज पर नवभारत टाइम्स में भी जाहिर है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और ऐसे में अलग अलग अखबार में बड़ी सुर्खियां, चूंकि वो ये कह रहे हैं कि हम मोदी रथ को रोक देंगे। और आईएनडीआईए की जो वो लहर है, कांग्रेस और आईएनडीआईए के पक्ष में अंडर करंट है। ये गठजोड़ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने से रोकने में कामयाब रहेगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था, आईएनडीआई गठबंधन की एक और पार्टी आम आदमी पार्टी का कहना था कि 300 का जो टारगेट हमने सेट किया है, हम उसे क्रॉस कर जाएंगे और बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी। ये हमें पता है कि मोदी रथ को हम रोकने में कामयाब रहेंगे। यानी कि मोदी जी की जो लहर है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जो लहर है उसे रोकने में विपक्ष पूरी तरह से कामयाब होगा। सबसे बड़ी वजह इसके पीछे ये है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट नजर आ रही हैं। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि विपक्षी पार्टियों के बीच जो गठजोड़ बना है वो बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं अगर देश में बदलाव की जरूरत लग रही है तो वो बदलाव जो है वो आईएनडीआईए गठबंधन देगा, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। हालांकि उनके दावों में कितनी सच्चाई है और कितना ये सच साबित होगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि देखिए 2 चरणों के चुनाव बाकी है, ऐसे में बयानबाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। दावे भी लगातार किए जा रहे हैं और वादे तो जाहिर तौर पर किए जा रहे हैं। चूंकि जो 2 चरण बचे हैं, उन 2 चरणों के दौरान जिन जिन सीट्स पर चुनाव होना है, वहां की जनता को ये बताना है कि आईएनडीआईए गठबंधन कितना मजबूत है। और देखिए, उसी कोशिश में मल्लिकार्जुन खड़गे ये बयानबाजी कर रहे हैं चुनावी मंच से।
बिल्कुल, और यहाँ पर साफ तौर पर इंडी गठबंधन को लेकर सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये सभी ने देखा कि किस तरह से इंडी गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला था वो तय नहीं हो पा रहा था, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी बात सभी करते रहे हैं कि आखिर आप मैनिफेस्टो अलग अलग क्यों बना रहे हैं। कम से कम आप सभी का एक मैनिफेस्टो होना चाहिए था कि जब आप सत्ता में आएंगे तो किस तरह से लोगों को क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सोचा है आपने, क्या विजन है। तो शायद ये विजन भी क्लियर नहीं है, और इसमें साफ तौर से ये देखा जाए कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है, आम आदमी पार्टी कुछ और बात कर रही है। तो जनता भी इस वक्त कंफ्यूज हो गई है कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, क्योंकि आपने वादे तो तमाम कर दिए हैं, कुछ ऐसे वादे भी किए गए हैं इंडी गठबंधन की तरफ से जो कि पूरे होते हुए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से तय नहीं किया गया है कि आपने जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनको बजट कैसे दिया जाएगा, आखिर किस तरह से उन्हें देश में लागू किया जाएगा। तो तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, क्योंकि एक कंपटीशन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से मिलता हुआ दिख रहा है, तो गठबंधन पूरी तरह से कमर कस के बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबकारी मामले में हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, सिसोदिया ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, ये कहा गया अदालत की तरफ से। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर इसको जगह मिली है। शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी होने के आधार पर जमानत मांगी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अखबार में खबर छपी है। कल पूरा दिन इसी कश्मकश में था मनीष सिसोदिया के लिए कि उन्हें दैनिक भास्कर में मिलती है या फिर नहीं। इस खबर को जगह दी गई है, देख सकते हैं आप, फ्रंट पेज पे ही ये खबर है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह से कहा गया है कि सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है, पत्नी से हालांकि मिल सकते हैं वो। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में ईडी सीबीआई से जुड़े केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये केस शक्तियों के दुरुपयोग और जनता के भरोसे को तोड़ने वाला है। इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि सिसोदिया की अर्जी केवल इस आधार पर दायर की गई कि ट्रायल में देरी हो रही है, और अभियोजन की तरफ से देरी नहीं की जा रही है, बल्कि आरोपियों की ओर से याचिकाएं दायर होने में देरी हो रही है। यानी कि हाईकोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से हफ्ते में 1 से 4 बार मिलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन जस्टिस शर्मा ने कहा कि सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य अहम सबूत नष्ट किए हैं। साथ ही ये काफी शक्तिशाली थे और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके पास दिल्ली सरकार के 18 विभाग थे। ऐसे में जांच के दौरान जो दस्तावेज ये दिखाते हैं, याचिकाकर्ता ने नीति बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर पलट दिया है, ऐसा संभव है, ये साफ तौर पर कहा गया है कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया जिस राहत की उम्मीद कर रहे थे वो राहत उन्हें नहीं मिल पाई है। लंबे समय से वो ये मांग कर रहे थे कि उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन देखिए कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका उन्हें लगा है। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि उन्हें जो है न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है। और देखिए, आपको याद होगा संजय सिंह को जब जमानत मिली थी तब मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी थी अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए और कहा था कि मैं भी जल्द बाहर आऊंगा। यानी कि उन्हें उम्मीदें बहुत ज्यादा थी उस वक्त जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे कि शायद अब मुझे भी जमानत मिल जाएगी और मैं भी वापस लौट पाऊंगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जाहिर है उसके बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई कि शायद अब मनीष सिसोदिया भी बाहर आ पाएंगे, मोराल काफी बूस्ट। लेकिन ये बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा है, चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और कह दिया है कि नहीं, उनका बाहर आना पॉसिबल नहीं है। ईडी की तरफ से भी और सीबीआई की तरफ से भी तमाम दलीलें पेश की गई थी कि मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर आएंगे तो हो सकता है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो, चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं मनीष सिसोदिया। और देखिए, ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी की तरफ के लिए, क्योंकि ये देखिए लगातार प्रचार प्रसार तो करी आम आदमी पार्टी। अगर ऐसे मनीष सिसोदिया भी बाहर आते तो शायद वो मोराल और बूस्ट हो जाता और ज्यादा मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार कर पाती। बिल्कुल, और ये देखिए कि मनीष सिसोदिया को हालांकि काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बाहर निकल आए जमानत पर, और ऐसे में उससे पहले अगर संजय सिंह की बात करें तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिके जेल में। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अगर आपको बेल नहीं मिल रही है और जो ग्राउंड है वो ये है कि आप बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो आने वाले समय में भी उम्मीद कम हो जाती है कि आपको बेल मिलेगी। आपके पास 18 विभाग थे, साफ तौर पर ये कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि अगर इतने विभाग थे तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन सबूतों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ हुई, पुलिस ने चलाई लाठियां। द हिंदू में ये खबर छपी है
लोकसभा चुनाव के 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है। मंगलवार को आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट से दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव की जनसभा में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि जनसभा में भीड़ ने ईंट पत्थर के साथ जमकर कुर्सियां भी चलाई। तो ये भगदड़ मची है अखिलेश यादव की रैली में। देखिए गीतू के हाथ में वो अखबार भी है और ये खबर देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि नियर स्टैम्पीड, और यहाँ पर जो कहा गया है कि नियर स्टैम्पीड एट अखिलेश रैली अगेन पुलिस यूज फोर्स, और साफ तौर पर यहाँ पर जो पुलिस फोर्स थी उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा और काफ़ी भगदड़ यहाँ पर मची, क्योंकि भारी तादाद में लोग जो थे अखिलेश यादव को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और ऐसे में उनके लिए भी काफ़ी कश्मकश वाली स्थिति हो गई थी कि कहाँ बैठे कहाँ, क्योंकि जो जगह थी वो पर्याप्त नहीं थी, और ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ा। और इससे पहले भी ये हो चुका है, अखिलेश की जब रैली हुई थी उस वक्त भी यही हालात देखने को मिले थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अव्यवस्था थी उसे भी एक कारण माना जा रहा है। प्रशासन की तरफ से उतनी तैयारियां नहीं की गई जितनी की होनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस को यहाँ पर लोगों पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा, और ये पहली बार नहीं, अखिलेश यादव जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो इस तरह की रैली में जो भगदड़ मची थी वो पहले भी हमने देखी थी। लेकिन कल जो हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि अगर आप इतने सारे लोगों को बुलाते हैं लेकिन उनका व्यवस्था या इंतजाम नहीं कर पाते हैं तो आखिर कौन अगली बार आपकी रैली में आएगा। ये काफ़ी दुखद खबर है मोनिका कि इतनी भगदड़ यहाँ पर मच जाती है और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल, तो एक तरफ अखिलेश यादव को काफी खुशी होगी कि बड़ी तादाद में उनके समर्थक जुटे हैं। आजमगढ़ जिले की लालगंज सीट पर वो प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, लेकिन देखिए लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंच गए, लेकिन जिस मंशा से आपने उन लोगों को इकट्ठा किया वो मंशा आपकी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि भगदड़ की स्थिति बच गई। तो ऐसे में आप समझ ही रहे हैं, पुलिस को मजबूरी में कहीं ना कहीं व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि लोगों में अब वो स्थिति फैल गई थी। और ऐसे में जिस मंशा से अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं, शायद वो कहीं ना कहीं पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट हो गया, दूसरी दिशा में चला गया। जाहिर तौर पर ये प्रशासनिक व्यवस्था का माहौल है, कहीं ना कहीं देखिए लोकल स्तर पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोकल स्तर पर जो व्यवस्था उस वक्त मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है, शायद उनकी तरफ से भी बड़ी चूक कि वो अपने तमाम समर्थकों के लिए वो इंतजाम नहीं कर पाए। बिल्कुल, और ये मंगलवार को आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट से दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, और उस दौरान ये भगदड़ मची तो जाहिर सी बात है सवाल उठने लगे हैं कि इतनी भीड़ आई, ईंट पत्थर के साथ यहां पर जमकर कुर्सियां भी चली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी प्रचार हो रहा था लेकिन माहौल कुछ और बन गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम केजरीवाल के पीए विभव को मुंबई लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। पूछताछ जारी है, नवभारत टाइम्स में यह खबर छपी है। तो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई लेकर पहुंची है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर आरोप है कि उन्होंने सीएम हाउस में पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट की थी। मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर विभव मालीवाल केस में अचानक ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली पुलिस उन्हें मुंबई लेकर पहुंची है। दरअसल विभव कुमार के मोबाइल फोन का डेटा दोबारा रिट्रीव करने के लिए दिल्ली पुलिस उन्हें मुंबई लेकर गई है। तो ये देखिए, जांच के लिए विभव को मुंबई लेकर गई है दिल्ली पुलिस की टीम। ये आपको हेडलाइन दिखा रहे हैं अखबार के जरिए, और देखिए साथ में तस्वीर भी छपी है। पुलिस का कहना है कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और सूत्रों के मुताबिक पुलिस मोबाइल डेटा फोन के जो डेटा है उसे रिट्रीव करने के लिए मुंबई गई है। इसका भी पता किया जाएगा कि विभव मुंबई में किन किन लोगों से मिले हैं। तो देखिए जब बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, वो कहावत यहाँ पर सिद्ध हो रही है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, और इसके बाद पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से डीवीआर के गायब हुए डेटा को बरामद करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि डीवीआर से छेड़छाड़ की गई है। इस बीच देखिए मुंबई ले जाया गया विभव कुमार को, और पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के लिए उन्हें ले जाना जरूरी था। 2:30 बजे की फ्लाइट से 5 सदस्यों की टीम उन्हें मुंबई लेकर पहुंची है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि विभव जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, बस हाँ और ना में वो जवाब दे रहे हैं। इससे पहले टीम सोमवार को विभव कुमार को लेकर सीएम हाउस पहुंची थी, जहां पर पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई थी। ये देखा गया था कि घटना के समय कौन कौन वहां पर था। सीएम आवास पर कई लोगों ने बयान भी दिए थे। डीवीआर की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि घटना के समय का जो फुटेज था वो भी गायब है। घटना के बाद विभव के पंजाब और मुंबई जाने की भी खबर थी। पुलिस ने 18 मई को सीएम आवास से विभव को गिरफ्तार कर लिया था।
देखिए ये भी पता चला है कि विभव ने अपने मोबाइल फोन को मुंबई में फॉर्मेट करा दिया है। मोबाइल फोन के डेटा को रिट्रीव करने के लिए टीम उन्हें मुंबई लेकर गई है। इसके अलावा ये भी पता किया जाएगा कि विभव मुंबई में किन किन लोगों से मिले हैं और किसने मोबाइल को फॉर्मेट करने में उनकी मदद की है, क्योंकि पुलिस को ये शक है कि फॉर्मेट करने से पहले विभव ने डेटा को किसी सिस्टम में शायद सेव किया होगा। तो पुलिस डेटा को बरामद करने की कोशिश कर रही है। अलग से एक टीम बनाई गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए और इस टीम को एडिशनल डीसीपी अजंता जो है वो लीड कर रहे हैं। 3 इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल है। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिर विभव कुमार जब मुंबई गए हैं तो किन किन लोगों से मिले हैं और साथ ही मोबाइल का डेटा उन्होंने डिलीट क्यों किया, उसमें आखिर ऐसा क्या कुछ था जिससे उन्हें खतरा लग रहा था। उन्हें ये पता चल रहा था कि अब उनकी गिरफ्तारी होने वाली है या पुलिस उन्हें अब गिरफ्तार करेगी, पुलिस उन्हें हिरासत मिलेगी, उनसे पूछताछ होगी। तो ये डेटा पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। और चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बता दें आपको कि छठे चरण की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर निशाना साधा। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है और साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। 25 मई को छठे फेज की वोटिंग है। दिग्गजों का प्रचार जारी है और इसी दौरान अमित शाह ने संबलपुर में कहा कि 5 चरण का चुनाव हो चुका है और इसमें बीजेपी को 310 सीटें मिल रही हैं। छठे और 7वें चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की 400 प्लस सीटें सुरक्षित हो जाएंगी। तो बिहार के विकास पर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार घमासान जारी है। पीएम के वादे गायब हो गए हैं। बिहार की ना तो तकदीर बदली है और ना ही तस्वीर। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहार को आर्थिक सहायता भरपूर दी जा रही है, वहीं विशेष दर्जा नीतिगत मामला है, ये निर्मला सीतारमण जवाब देते हुए कह रही हैं। तो बिहार को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और जिस तरह से घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में चुनाव पर भी इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जाएगा। बिहार के विकास पर कांग्रेस और भाजपा में घमासान, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो मामला है कि बिहार में कितना विकास हुआ है, इस मामले को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। और देखिए हम आपको अखबार के जरिए भी दिखा रहे थे कि पीएम के वादे हुए गायब और बिहार की ना बदली है तकदीर और ना बदली है तस्वीर। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बिहार में किसी भी तरह से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना तो वादे यहाँ पर दिख रहे हैं और ना ही बिहार की किसी भी तरह से तकदीर और तस्वीर बदली है, कांग्रेस पार्टी का कहना है। और वहीं देखिए निर्मला सीतारमण की भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से हेडलाइन छपी है। बिहार को आर्थिक सहायता भरपूर, विशेष दर्जा नीतिगत मामला है, ये निर्मला सीतारमण ने कहा है। तो देखिए सभी जानते हैं कि बिहार में सरकार किसकी रही है। हालांकि चुनावी मौका है तो एक दूसरे पर जो है आरोप लगाना ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। जेडीयू ने भी वहां पर राज किया है और आरजेडी पार्टी ने भी राज किया है और जेडीयू एनडीए के साथ गठबंधन में, हालांकि जेडीयू पहले आरजेडी के साथ भी रही है और अगर आरजेडी की बात करें तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वादे हैं वो गायब नजर आ रहे हैं और बिहार की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली है, कांग्रेस पार्टी का कहना है। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है पीएम मोदी जिस तरह से चुनावी दौरे पर थे और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश हो रही है। बिहार में देखा किस तरह से नीतीश सरकार में बदलाव हुए और ऐसे में बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो उसके उस रथ को रोकने की कांग्रेस कोशिश करती हुई दिख रही है। साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए दिख रही है कि आपने आखिर बिहार के लिए काम किया है। हालांकि विशेष दर्जा देने की बात जो अक्सर कही जाती रही थी उसको भी पूरा नहीं किया गया है। तो आप ऐसे हितैषी बनते हैं लेकिन काम कुछ आपकी तरफ से होता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए जैसे कि मैं पहले जिक्र करी थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अब अगर हमें मौका मिलेगा, पहले हमें कभी मौका मिला नहीं है, लेकिन अब अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बिहार की तस्वीर बदल कर रख देंगे। ये बड़े दावे जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। जाहिर है चुनाव है और ऐसे में बिहार भी एक बड़ा राज्य है जहां पर वो चाहते हैं कि जनता का जो जनाधार है वो उन्हें मिले, जो जनता का वोट है उन्हें मिले और जनता जो है वो आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को वोट दे। इसी कड़ी में, इसी कोशिश में ये जो बयान है हम आपको दिखा रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को 3 लोकसभा क्षेत्रों की चुनावी रैलियों में कहा कि सत्ता हासिल करने पर बीजेपी सरकार सबसे पहले दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगी और इससे दिल्ली वालों की उम्र 10 साल और बढ़ जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति के लिए कोई काम नहीं किया। जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण से दिल्ली वाले त्रस्त हैं, तो राजधानी को प्रदूषण से मुक्त करेगी बीजेपी सरकार। गडकरी की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो उनकी प्लानिंग है कि राजधानी को प्रदूषण से मुक्त करना, और ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा है और हम लगातार ये देखते हैं कि दिल्ली सबसे ज़्यादा कंसर्न वाला क्षेत्र हो जाता है, राजधानी भी है, और ऐसे में यहाँ पर कहा यह भी जाता है कि अगर पंजाब हरियाणा में पराली जलती है तो उसका धुआं दिल्ली तक पहुँच जाता है, दिल्ली के लोग परेशान हो जाते हैं। तो प्रदूषण सबसे पहली कंसर्न है किसी भी सरकार के लिए और बीजेपी सरकार इस काम को तत्परता से करेगी, राजधानी को प्रदूषण से मुक्त करेगी, ये बड़ा लक्ष्य है। और नितिन गडकरी इस बयान को दे रहे हैं तो अपने आप में ये बात और भी ज़्यादा खास हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से नितिन गडकरी ने सड़कों का जाल देश में बिछाया और अपने काम के लिए हमेशा जिस तरह से वो जो बोलते हैं करते हैं कि स्थिति उनके लिए है। तो ऐसे में इस बात पर भरोसा और ज़्यादा हो जाता है कि राजधानी को प्रदूषण से मुक्त करना प्राथमिकता है बीजेपी की, और ऐसा होगा अगर तीसरा टर्म बीजेपी को एक बार मिलता है तो। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे अगर राजनीतिक पार्टियां गंभीरता से उठा रही है तो जाहिर तौर पर जनता इस बात को समझेगी। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में विशेषकर हम दिल्ली एनसीआर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग रोजगार के लिए पहुंचते हैं, और अगर हम बात करें नोएडा की तो इंडस्ट्रियल एरिया है गाजियाबाद की, और ऐसे में अगर उस इलाके को प्रदूषण मुक्त करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है, तो जाहिर तौर पर इस बात को काफ़ी गंभीरता से जो है जनता की तरफ से लिया जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट है यहाँ पर उतना ही ज़्यादा बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की। लगातार प्रदूषण जो है वो एक चिंता की लकीर सभी के माथे पर बना हुआ है, और लगातार प्रदूषण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है खुली हवा में, साफ हवा में सांस लिए हुए शायद लोगों को अरसा बीत गया है। अब उस तरह का माहौल यहाँ पर नहीं रहेगा। जितना आप विकास देख पा रहे हैं उतना ही उस विकास की बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। पोल्यूशन हालांकि इसे लेकर पहले भी कई तरह के काम किए गए, आम आदमी पार्टी ने ऑड इवन की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन शायद अभी भी वो उतना काफ़ी नहीं है और ज़्यादा कड़े कदम इसके पीछे उठाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, तब कहीं जाकर आप इससे पार पा सकते हैं। बिल्कुल, और खबरों का रुख कर लेते हैं, बताते हैं आपको और किस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, कहा पूरे देश में गूंज रहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में जिस तरह से चुनावी जनसभा को संबोधित करने डुमरियागंज में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में एक ही गूंज है और ऐसे में जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। ये उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने भारत में दुनिया का सम्मान बढ़ाया है और आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, किसानों को समान निधि का लाभ मिल रहा है। और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो पूरे देश में गूंज रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए, पूरे देश में गूंज रहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। और जैसे कि हम पहले भी जिक्र करते रहे अपनी चर्चाओं में कि बिना राम के नाम के शायद भारत में चुनाव मुमकिन नहीं है। ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और एक बार फिर राम का नाम, हालांकि हम सभी अपने दिन की शुरुआत राम के नाम से ही करते हैं, लेकिन चुनावों में राम का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पूरे देश में गूंज रहा है जो राम को लाए उनको लाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। देखिए, ये चुनावी नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। पहले ये हो रहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, और अब चूंकि राम मंदिर बन चुका है तो ऐसे में जो राम को लाए हैं, जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में कामयाबी हासिल की है, 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, और ऐसे में अब ये चुनावी नारा बदल गया है कि जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हर घर घर से यही गूंज उठ रही है, यानी कि एक बार फिर से मोदी सरकार 3.0 को लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और उसी कड़ी में देखिए जनसभाएं भी हो रही हैं और लगातार देखिए ये भी उन्होंने कहा कि दोनों दलों के नेताओं की नीति पर सवाल उठाए, मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। जब जनसभा करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा और अगर की बात करें तो माफिया और चोली दामन का साथ है समाजवादी पार्टी का,
और दोनों को अलग करके देखा नहीं जा सकता है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सरकार में सुबह घोटाला और शाम को आतंकी घटनाएं होती थी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल, और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसे हर मंच से वो साझा कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और राम मंदिर जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और ऐसे में बीजेपी ने जो प्रण लिया था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, अब वो पूरा भी कर दिया गया है। साफ तौर पर यह भी दिखाया जा रहा है कि आप कितने दृढ़ संकल्पी थे और ऐसे में अभी ये काम पूरा नहीं है। अभी मथुरा और काशी का जिक्र भी बीजेपी की तरफ से होता हुआ दिख रहा है कि अब मथुरा और काशी की बारी है। यानी राम मंदिर तो बन ही गया है, लेकिन मथुरा और काशी में भी अब मंदिर का निर्माण होगा। इसको लेकर जो पूरी कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। तो लोगों को एक बार फिर से राम से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राम मंदिर जिस वक्त इसका यहाँ पर भगवान राम की स्थापना हुई थी और ऐसे में जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, जो माहौल था पूरे देश में वो अपने आप में अद्भुत था और जो पूरा देश है वो कनेक्टेड था, क्योंकि ये ऐसा काम था जो कि 500 वर्षों से पूरा नहीं हुआ था। और इसे अगर बीजेपी कर रही है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट भी अपने नाम पर लेना चाहती है और लोग भूल ना जाए इस बात को। इसलिए हर मंच से बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, जब इसी मंच पर पहुंचे तो ये भी जिक्र किया उन्होंने कि गठबंधन के अगर कारनामों को देखें तो इनसे पूछा गया गरीबी को किस तरह से खत्म करेंगे, तो इन्होंने कहा कि विरासत टैक्स लगा देंगे, आपकी आधी संपत्ति हड़प कर बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिम घुसपैठियों को दे देंगे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाजपा आपके साथ ऐसा नहीं होने देगी। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। चुनावी मंच से उन्होंने जनता का आह्वान किया, आम जनता के बीच पहुंचे और राम मंदिर का तो जिक्र किया ही, ये तो बताया है कि पूरे देश में यही गूंज है कि जो राम को लाए हैं। और साथ ही साथ देखिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा, चूंकि गठबंधन में है दोनों ही पार्टियां। और ये भी कहा कि अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो आप गुंडे माफियाओं को वोट दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और उनका तो चोली दामन का साथ है। और अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो कांग्रेस पार्टी और घोटालों का चोली दामन का साथ है। और साथ ही अगर देखें तो दिन में घोटाले होते हैं और रात में आतंकवादी मोनिका, और अब देखना होगा कि 4 जून को जिस तरह से मंच से ये बड़े बड़े आह्वान किए जा रहे हैं वो किस तरह से रंग लाते हैं और 4 जून ही सब कुछ तय करेगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।